नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 की पंचायत में। मैं हूं निखिल सिंह और 2 राज्यों में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों का बिगुल बज चुका है और कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हो रहा है। खासतौर पर यूपी की 9 सीटों पर खास निगाहें हैं। तो लोकसभा चुनावों के बाद सीधे तौर पर दोनों गठबंधन एनडीए और इंडी एक बार फिर आमने सामने हैं। अभी हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों में यह गठबंधन साथ नहीं दिखा था। कांग्रेस जरूर थी जम्मू कश्मीर में साथ पर, लेकिन उसके बाद वो अलग हो गई। तो इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनावों के बाद दोनों गठबंधनों के बीच ये सीधे लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन कौन कितना तैयार है और गठबंधन में कितनी रार है, यह भी चर्चा का विषय है। खासतौर पर महाराष्ट्र में जिस तरह खींचतान दिखाई दे रही है, उस पर सवाल उठता है कि क्या यह गठबंधन सचमुच साथ लड़कर एक दूसरे को मजबूत कर रहा है, या फिर यह चुनाव ही मौका है कि विरोधियों के साथ साथ अपनों को भी ठिकाने लगाया जाए, अपनों को भी निपटाया जाए। अपनों के अलावा गठबंधन के सहयोगियों से लीड भी ली जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिला, उससे महाविकास आघाड़ी का समर्थन करने वाले लोगों को चिंता जरूर हुई होगी, क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात करते करते अब एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के आपस में गठबंधन कर लेने के बाद भी जो निचले स्तर पर क्षेत्रीय नेता हैं या जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता। दरअसल जो रीजनल पार्टीज हैं, उनका सीधे तौर पर कांग्रेस पर यह आरोप होता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है, वहां तो वो सहयोगी दलों को पूछते नहीं हैं, और जहां उनकी हैसियत कमजोर होती है, वहां वो चाहते हैं कि रीजनल पार्टीज उनको अकोमोडेट करें और गठबंधन धर्म का पालन करें। तो आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ मेहमानों से और जानेंगे कि राज्य और जो राज्यों की ताजा सूरत हाल है, वो भी अपने संवाददाताओं से जो चुनावी संग्राम का जगह जगह पर अपडेट ले रहे हैं और ऑन ग्राउंड वो मजबूत है। तो चुनावी संग्राम, गठबंधन में रार, इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरे रार में गठबंधन का जो धर्म निभाने की बात कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ कहा इन नेताओं ने। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा। रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, इसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। अब टाइम कम है, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो। जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं। इस बार भी कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। महाविकास आघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें हो रही है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की शिवसेना, 3 ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं अपने ट्वीट के जरिए उनको याद दिला रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग लिस्टें फाइनल कर रहे हैं। और मैंने सुना कांग्रेस कुछ अनाउंस करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप अनाउंस करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए, कितनी सीटें हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या है। और कम से कम महाविकास आघाड़ी के लोग, इतने बड़े नेता श्री अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी देश में 3रे नंबर पर है, वो आएंगे, मालेगांव जाएंगे, वो आकर जाएंगे, धुलिया जाएंगे, ये नेता लोग देखेंगे तो क्या ये सीटें उनको नहीं देंगे? जरूर देंगे।
महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी और मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे, हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है। सीएम पद के लिए ही इतनी लड़ाई है, वैसे तो इनको किसी को भी नसीब नहीं होने वाला, सब विपक्ष में बैठने वाले। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो कौन बैठेगा चेहरा, उसके लिए तैयारी करे। परंतु अगर सीएम पद के लिए इतनी लड़ाई है, एकजुट नहीं हो पा रहे, तो क्या ये प्रदेश को या देश के लिए एकजुट होकर फैसले ले पाएंगे? परफेक्ट सीट शेयरिंग है और हम जीत रहे हैं, एनडीए सरकार बना रहा है। तो आपने देखा कि आखिर ये जो नेता है वो दरअसल कहते क्या है। आपने सुना कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो अपने आप से चुनाव जीतेगी, लेकिन जब वो उनको लगता था कि वो सत्ता में आएंगे तो उन्होंने जो गठबंधन धर्म है उसका पालन नहीं किया, अपने सहयोगियों को नहीं पूछा। और अब वो महाराष्ट्र की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, वो अपना हक चाहते हैं। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आई है। और अब ये बात एक स्टेप फर्दर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अब इसमें ये भी सामने आ रहा है कि ये जो सीट शेयरिंग की बात है वो उससे आगे निकलकर तल्ख टिप्पणियां होने लगी हैं। और कहा जा रहा है, जैसे कि आपने सुना कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा कि जो कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता हैं वो अक्षम है, वो फैसले लेने में सक्षम नहीं है और राहुल गांधी से बात करेंगे। तो इन सारी बातों को समझा जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें अपडेट्स की दरअसल क्या कुछ चल रहा है हमारे यहाँ पर, उसकी बात करेंगे। योगेश शीतल मुंबई से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से जुड़े हुए हैं कुमार आलोक। इसके अलावा हम झारखंड की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले योगेश शीतल के पास चलते हैं। योगेश शीतल, आप बता रहे थे कि महाविकास अघाड़ी की बैठक भी होनी थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी और ये तय होना था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन कुछ मामला बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ताजा अपडेट देंगे, क्या जानकारी देंगे आज दिन की सियासत की? देखिए, ताजा अपडेट यही है कि वाई बी चौहान जहां पर बैठक होने वाली थी, अभी फिलहाल वहीं पे आपको पीछे कई कार्यकर्ता भी दिख रहे होंगे। बेसिकली ये अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ एनसीपी शरद चंद्र पवार जो गुट के हैं, कुछ शिवसेना के हैं और साथ में जो है कुछ कांग्रेस के भी हैं। नाना पटोले जो है उनकी आप महत्वाकांक्षा कह लीजिए या पार्टी की रणनीति ऐसी है या नेतृत्व का कोई इशारा हो, आप कुछ भी समझ लीजिए, इसको इंटरप्रिटेशन की बात है। अब जो है वो ऐसे गले की हड्डी शिवसेना और पूरे एमवीए के अंदर पड़ा है जिसको कि न तो निगला जा रहा है न तो उगला जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस जो है, अगर आप पूरे महाविकास अघाड़ी की बात कर लीजिए, जब सरकार गिरी थी 2022 में, जब दोनों पार्टियां अलग हुई थी, शिवसेना बट गई थी, उस वक्त नाना पटोले वह नेता थे जो कि वर्षा बंगलों पर गए थे और शरद जो उद्धव ठाकरे थे जो कि उस वक्त पूरी अमेरिकन टूरिस्टर के बड़े बैग लेके वहां से निकल रहे थे, तब उन्होंने वहां पे कहा था कि कांग्रेस हमेशा आपके साथ रहेगी। हालांकि जो पूरा टेस्ट था, जो स्वाद था, उसमें कड़वाहट अब बहुत बुरी तरीके से घुल गई है, क्योंकि संजय राउत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जो प्रदेश कांग्रेस है उनमें अब ये क्षमता नहीं है कि वह कोई कॉल ले सके। बेसिकली मामला सीट शेयरिंग पे अटका है। 288 सीटें हैं। अखिलेश यादव दांव पेच में लगे हुए हैं कि कितनी बड़ी सीटें उनको मिल जाए, लेकिन कांग्रेस जो है वो पहले से ही गिद्ध दृष्टि है कि कब वो ज्यादा शेयर, क्योंकि अगर आप कांग्रेस का महाराष्ट्र में देख लीजिए, तो अगर आप देख लीजिए तो पिछले 2-3 दशक हो गए हैं जब कांग्रेस को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला था। लेकिन जब ये पार्टी बट गई, जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, जब आप उसको बगावत बोल दीजिए या धोखेबाजी गद्दारी जो भी बोल लीजिए, जब वो सरकार बनी थी तब पिछले 5 सालों में हमने देखा है महाराष्ट्र में 3 मुख्यमंत्री देखा है। पहले देवेंद्र फडणवीस बने, उसके बाद उद्धव ठाकरे बने, उसके बाद एकनाथ शिंदे बने। जब उद्धव ठाकरे बने थे तब कांग्रेस में धीरे धीरे करके प्रयास तभी से चल रहा था कि किस तरीके से खोई जमीन को वापस पाई जाए। ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया वो कांग्रेस को काफी हद तक जो है मोटिवेट कर पाया, काफी जो है आप कह सकते हैं बूस्टअप एक तरीके से रहा। ऐसे में कांग्रेस किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज करने के हालत में नहीं है, वो यही चाह रही है। ये सबसे अच्छा मौका है कांग्रेस के लिए अपनी खोई जमीन पाने का। लेकिन
क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा पहले से ही थी उनमें, और अब ऐसे समय में जबकि पूरा मामला इस तरीके से समीकरण यहाँ पे बन चुका है कि चाहे आप जो है आप पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र को ले लीजिए, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए जो शरद पवार है वो उनका जो होल्ड है पश्चिमी महाराष्ट्र में वो जबरदस्त है। आप लोकसभा चुनाव के अगर परिणाम को देख लें तो उसमें भी आपको उसकी झलकी, उसका प्रतिबिंब दिख जाएगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस ने अपनी जिद मनवाने की कोशिश की तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए ये फिलहाल शिवसेना नहीं समझ पा रही। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली जाकर, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वहां से कोशिश की जा रही है कि सियासत को किस तरीके से जो समीकरण बिगड़े हैं उसको किस तरीके से सुधारा जाए, क्योंकि ये एक सौहार्दकारिता वाला संबंध हो गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है उसके पास भी फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकती और एकनाथ शिंदे ऑलरेडी पार्टी का एक बड़ा सा हिस्सा लेके बाहर आ चुके हैं। ऐसे में बिना कांग्रेस वो सर्वाइव नहीं कर सकती और कांग्रेस के पास फिलहाल खोने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे में बड़ी मुश्किल है शिवसेना के सामने कि किस तरह एमओए को भी का कन्विक्शन जो है वो भी मेंटेन रखे और जो पार्टी का स्वाभिमान है, जो पार्टी की महत्वाकांक्षाएं, जरूरतें हैं, जनाधार जिसको वो कथित तौर पर कह रही है, उसको भी मेंटेन रखे। ठीक है, एक बात मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा। आपने पिछले बुलेटिन में कार्यक्रमों में बताया था कि नाना पटोले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने को तैयार नहीं थे शिवसेना के नेता, को क्या कुछ इस तरह की भी खबरें हैं? जो प्रेस वार्ता हो रही थी, दरअसल देखिए सुबह का पूरा घटनाक्रम आपको एक झलकी में देता हूं। सुबह का वो लोग चुनाव आयोग गए थे, लेकिन अगर सवाल पे मैं टू द पॉइंट आऊं तो जो प्रेस वार्ता हो रही थी उसी में ये चीज उभर के सामने आ गई, क्योंकि प्रेस वार्ता में जब इस तरह की टीका टिप्पणी हुई संजय राउत ने की तो वो प्रेस वार्ता से उठने लगे और विजय वडेट्टीवार ने उनको हाथ पकड़ के बिठाने की कोशिश की। तब तक हालांकि चीजें एक्सपोज हो चुकी थी क्योंकि सारे पत्रकार वहां पे थे और उसके बाद आधिकारिक बयान जो है जो शिवसेना की तरफ से था, प्रॉपर पार्टी की तरफ से, कोई इंडिविजुअल बयान नहीं था, पार्टी के ने जो स्टैंड लिया उसमें क्लियर कहा गया कि अब कांग्रेस जो यहाँ की प्रदेश कांग्रेस है उनमें क्षमता नहीं कि कोई कॉल लें सीट शेयरिंग को लेकर, सीट साझेदारी को लेकर। अब वो मामला दिल्ली जाएंगे और संजय राउत ने दिल्ली जाने की बात कही। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके का मामला है जो कि आज घटित हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बात कर देते हैं, उसके बाद कुमार आलोक आपके पास आएंगे। झारखंड में आज जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी के अगुवाई में, उसने एक स्टेप फर्दर, अगर मैं दिवाकर कुमार हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, दिवाकर, ये कहा जाए कि लीड ले लिया कहीं ना कहीं अगर इंडी गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो? देखिए, निश्चित तौर पर इसको लीड कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा रामविलास, इन चारों का गठबंधन है और एनडीए फोल्डर के तहत ये चुनाव लड़ते हैं। तो इनका गठबंधन और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कई दिनों से एक तरीके से कह सकते हैं कि मीडिया में तैर रहा था और उन्होंने आज उसकी औपचारिक घोषणा कर दी। रांची में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं झारखंड के शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो, ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज उपस्थित हुए और उसके बाद दोपहर में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो जारी कर दिया गया। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन अब दबाव की स्थिति में है क्योंकि इंडी गठबंधन में आज भी बैठकों का सिलसिला सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है। जो स्थिति आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी जो दांवपेच है वो खेला ही जा रहा है, कुछ वैसे ही बार्गेनिंग की स्थिति, बड़े भाई और छोटे वाली स्थिति जो है वो झारखंड में भी फिलहाल अभी चल रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि कल राहुल गांधी झारखंड के दौरे पर आ सकते हैं और उसके बाद जो फाइनल सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला जो एक तरीके से तैयार हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लड़ेगी, उसके बाद कांग्रेस को जगह मिलेगी, उसके बाद फिर आरजेडी को जगह मिलेगा और फिर सीपीआई-एमएल को जगह मिलेगा। तो ये जो उनके इंडी गठबंधन के फोल्डर के जो चार पार्टियां हैं उनके बीच भी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, लेकिन अभी लास्ट जो दौर की खींचतान है वो फिलहाल चल रही है। तेजस्वी यादव आज पहुंचने वाले हैं और हेमंत सोरेन के आवास पर उनकी बैठक हो रही है। लेकिन अब ये तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने जिस तरीके से आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जगजाहिर कर दिया और जो बॉडी लैंग्वेज था चारों पांचों नेताओं का, जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहे थे और उन्होंने अपने जो दावे हैं और प्रति दावे हैं उसको जो खुलकर मीडिया के सामने रखा है, तो इससे तो लग रहा है कि एनडीए गठबंधन इस बार झारखंड को लेकर कुछ है, कॉन्फिडेंट है। ठीक है, ठीक है। कुमार आलोक, कांग्रेस के बारे में जानकारी देंगे। कुमार आलोक, जिस तरह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बार बार जो कांग्रेस का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उसके ऊपर सवाल बराबर उठते रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा कि ये बताया जा रहा है
कि नाना पटोले प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के जाने लगे थे, उनको हाथ पकड़ के बैठाया गया। शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कहा संजय राउत ने कि राहुल गांधी से बात करेंगे। जो लोकल नेतृत्व है, जो राज्य का नेतृत्व है, वो बातचीत करने के लिए सक्षम नहीं है। तो एक तरह से ये जो जिसको कहते हैं कि बड़े बेआबरू करा करके अपने ही नेताओं को उसका शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, क्या संदेश देना चाहता है शीर्ष नेतृत्व? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो खींचतान है वो नई नहीं है, बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से आप कहें। आधुनिक युग में तो है, उनका बरकरार है। अगर आप देखें कि हरियाणा में जिस तरीके से करारी हार हुई और जिस तरीके से प्रेडिक्शन था वहां पर कि हरियाणा में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, इवन टीवी चैनल्स का जो प्रेडिक्शन था, एग्जिट पोल था, और वो भी उनके पक्ष में था। लेकिन जैसा कि रिजल्ट आपने आया तो देखा कि जिस तरीके का रिजल्ट था उसमें अब दोषारोपण होने लगा कि हुड्डा के चलते वो हरियाणा हार गए, तो उद्धव शैलजा के चलते हरियाणा हार गए। लेकिन राहुल गांधी की जो टीम है, अपनी टीम है, कहा जाता है कि उसका पूरा कंट्रोल है। वेणुगोपालन को ले लीजिए आप, और भी जो उनके कोर कमेटी के सदस्य हैं, सारे निर्णय उनके द्वारा होते हैं। और एक चीज़ गौर करने वाली होगी कि नाना पटोले जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके की उनकी सोच है, उनको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कॉन्फिडेंस लगता है कि आ गई है। उनको भी लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा के चुनाव में, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, तो उससे उनको लग रहा है कि हरियाणा में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर ले लेते हैं तो हम सबसे मजबूत बड़े भाई बनकर उभरेंगे। और यही कारण है कि जो लोकल लीडरशिप है वो पूरी तरह फेल है, कांग्रेस की जो महाराष्ट्र की लीडरशिप है। और दूसरी तरफ संजय राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से गठबंधन हो जाए। अब देखिए, कल संजय राउत दिल्ली जब आते हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात है, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व क्या करता है ये देखने वाला विषय होगी। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि अब तक वहां पर 288 सीटों में से 260 पर लगभग सहमति बन चुकी है। मामला बिगड़ रहा है विदर्भ रीजन में, और विदर्भ रीजन में मामला इसलिए बिगड़ रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में वहां पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, हम 2019 की अगर हम बात करें, तो टोटल वहां पे 62 सीट्स है, 62 सीट है। और 62 सीट में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस ने वहां से 29 सीटें जीती थी। इसके अलावा 25 सीटें शिवसेना, जो उस समय उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, तो शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर 25 सीटें जीती थी वहां पर। तो 12 सीटें शिवसेना ने जीती थी और 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 5 सीटें जीती थी। अब यहां दूसरा समीकरण देखिए कि जब पार्टियां टूटी, खासकर उद्धव ठाकरे के दल के सदस्य जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, यानी 8 उस रीजन में से 8 में से 4 लोग चले गए एकनाथ शिंदे के साथ। एनसीपी के जो सदस्य थे वो शरद पवार के साथ नहीं टूटे, अजीत पवार के साथ नहीं गए। और जो अब दावा है शिवसेना का कि जब हमने 12 सीटें जीती थी 2019 में, तो हमें 12 सीटें चाहिए, और ये देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, और इसी पर जीत बरकरार है। और दूसरा जो खिलाड़ी मैदान में आया है वो अखिलेश यादव हैं, जो हरियाणा में समझौता होते होते रह गया था, गठबंधन में शामिल होते होते रह गए थे। और अखिलेश यादव के 2 विधायक हैं, और दोनों विधायक जो अल्पसंख्यक जो एरिया से वहां से हैं, तो उन्होंने 12 सीटों की मांग कर दी है। तो मामला बहुत इंटरेस्टेड है, और देखना है कि क्या होता है। 1-2 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जी, निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों से हम अपडेट्स और लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और अब जो है हम इस पूरी खबर पर आपने अपडेट्स देख लिया कि किस तरह से किन राज्यों में क्या कुछ चल रहा है। झारखंड में जहां एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग की भी घोषणा कर दी, और आजसू को किन किन सीटों पर लड़ा रहे उसकी भी घोषणा कर दी। अब प्रत्याशी देना बाकी है। महाराष्ट्र में भी एनडीए का ये दावा है कि इस हफ्ते बीजेपी जो है वो अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी, और बहुत जल्द से जल्द जो है वो जो गठबंधन है किस शेप में आगे आ रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही है, वो कर देंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है वो उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ तारिक खान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है, वो जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है तारिक खान जी आपके। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और एक वरिष्ठ पत्रकार को भी जोड़ेंगे। फिलहाल अगर हम संदीप त्रिपाठी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि ये स्थिति आखिर क्यों